हेलो बैंकर्स, नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी का स्वागत है और ये इंपॉर्टेंट सेशन है एबीएम के रिगार्डिंग, यानी सीएआईबी के एस्पायरेंट्स के लिए। सो सीएआईबी में जो हमारा पेपर 1 है एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज, जिनको हमें कवर करना है अपने लास्ट जो टाइम बचा है प्रिपरेशन का, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो, परफेक्ट हो, और हम अपने जो 50% मार्क्स का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई कर पाए। तो इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, और हम अपने अप्रॉक्स 55 प्लस मार्क्स के पास पहुंच सकते हैं, 55 टू 60 मार्क्स के पास। तो देखते हैं आज के सेशन में कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर हम देखना चाहेंगे एबीएम के, तो सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल आता है वो है मॉड्यूल ए, और इसमें हमें देखने को मिलते हैं स्टैटिक्स। सो इस स्टैटिक्स की अगर बात करें तो 2023 में जब आईआईबीएफ ने रिवाइज किया सिलेबस, तो वहां पे स्टैटिक्स को ऐड किया गया, और जब स्टैटिक्स को ऐड किया गया तो स्टैटिक्स में टोटल 9 यूनिट्स को ऐड किया गया। 9 यूनिट्स स्टैटिक्स की है मॉड्यूल ए की, और जो कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और इनके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो पहली हमारी यूनिट है, जिसको हम इंट्रोडक्शन, क्या किस नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन। सो जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स है, यहां से आपको जो कंप्लीट मिलेगा सिलेबस, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको छोटे से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा कलेक्शन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है दोस्तों, वो आता है सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हमारी सेकेंड यूनिट है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर पूछा जाता है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आपके लिए न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा रखा जा सकता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। सो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा हैं जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। टाइप ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 3 आ जाती है, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं जहां पे, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन पढ़ना है, और मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर आपको मीडियन एंड क्वार्टाइल्स पढ़ना है दोस्तों, और यहाँ पे डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे मतलब एक एक नंबर की जो डेफिनेशन है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की, उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपका मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मीडियन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपसे मोड निकालने को भी कहा जाता है। यहाँ मोड लिखा नहीं है, बट मोड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना, ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी के साथ। सो आप ये 3 चीजें, यानी यहां पे आपको पढ़ना है, एक तो मीन, आसान है बिल्कुल मीन, फिर आपको मीडियन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मीडियन, और फिर आपको पढ़ना है मोड। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा तीसरा यूनिट है सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेटेज भी ज्यादा लेता है मॉड्यूल ए में। फिर आ जाते हैं हमारी यूनिट 4 पे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो कोरिलेशन और रिग्रेशन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा, और रिग्रेशन इक्वेशन से, रिग्रेशन जो इक्वेशन है y बराबर a प्लस बी एक्स, ये आपसे क्वेश्चन बेस्ड पूछा जाएगा। और यहाँ पे पैराबोलिक, कौन सी, पैराबोलिक, पैराबोलिक जो कर्व होती है ना, पैराबोलिक कर्व जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर टाइम सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना है वेरिएशन, साइक्लिक, सीजनल, इर्रेगुलर और एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो आपकी केस स्टडी, यहां से केस स्टडी बनती है, क्या बनती है दोस्तों, केस स्टडी बनती है, किसके ऊपर, फोरकास्टिंग के ऊपर, किसके ऊपर, फोरकास्टिंग के ऊपर केस स्टडी बनती है। आपको डेटा दिया रहेगा, है ना, कुछ सालों का, इवन या ऑड ईयर्स रखे जाएंगे, और फिर आपसे आगे का एक समय होगा, उसमें आपसे पूछेगा कि उस साल में कितना वैल्यू होगा, ऐसे केस स्टडी बनती है। तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन, थोड़े ज्यादा नंबर का आता है, बट आसान होता है। क्या होता है, आसान। तो सिंपल सी बात है, जब आप y बराबर a प्लस बी एक्स यानी लीनियर
इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो अलग आएगी, और जब आप सेकंड डिग्री करोगे तो यहाँ सी की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी होती है, और फिर आपकी टेबल थोड़ा सा और बढ़ जाती है, एक्स स्क्वायर बाई की तरफ और एक्स की पावर 4 की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, सो इनको आपको देखना है ध्यान से। ये हमारा मॉड्यूल ए की 5 यूनिट हो चुकी है, 4 यूनिट और बाकी हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में टाइप ऑफ इवेंट्स आपको पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ये तो फ्रंट दिख रहा आपको, लेकिन जो इसके पीछे छुपी हुई कहानी है वो है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन की। सो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से भी आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जाते हैं। फिर आता है एस्टिमेशन, अनुमान। ठीक है, सो इंटरवल पॉइंट और कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन होते हैं, और प्रोपोर्शन फ्रॉम लार्ज सैंपल, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एस्टिमेट्स, इंटरवल एंड पॉइंट, और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोपोर्शन फ्रॉम लार्ज सैंपल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 2 तरीके होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने का, ग्राफिक्स, एक सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, अगर आप एक भी स्टेप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स को ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्राफिक्स मेथड आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ईजी है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं और वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है सिमुलेशन। सिमुलेशन एक छोटी सी यूनिट है जहां पे हम मॉडलिंग की बात करते हैं, तो सिमुलेशन एक्सरसाइज एंड मेथोलॉजी आपसे पूछा जाता है, और यहां पे जैसे ही आप ये 9 यूनिट कवर करेंगे आपका मॉड्यूल ए कंप्लीट हो जाएगा। सो जो एक स्टैट्स का हवा होता है या एक डर होता है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़े से फॉर्मूलास याद रखने हैं, थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। सो उसमें भी आप उतना पार्ट कवर कर लेंगे जो आपको डर के वजह से शायद आप नहीं कर सकते थे, मे भी आप कर लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। और आसान है, मैं फिर कहता हूं आसान है, आराम से अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देन आप यहां से अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है सर, देखिए अब आ जाते हैं मॉड्यूल बी, पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, पूरा थ्योरी बेस्ड। कैसा है दोस्तों, पूरा थ्योरी बेस्ड, पूरा थ्योरी बेस्ड मॉड्यूल है, पूरा थ्योरी बेस्ड मॉड्यूल है दोस्तों। और यहां पे सिर्फ आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आप मे भी जानते भी हो इसमें से, क्योंकि जो HRM है वो आपके वर्किंग का भी पार्ट है, तो बहुत सारी चीजें जानते होंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो इसको आप अपनी मतलब वर्किंग से कोरिलेट करते जाएंगे और चीजों को आसानी समझ पाएंगे। बट थोड़ा सा बड़ा सिलेबस यहाँ पे भी होता है, रीजन क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 10th यूनिट है ये बहुत थोड़ी सी बड़ी है, फंडामेंटल ऑफ HRM, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो हम आपको बता देते हैं। रिलेशन से पूछा जाता है HRM HRD का, स्ट्रेटेजिक HRM एंड रोल ऑफ HR मैनेजर, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 11th यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ HRM, जहां पे JD, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, जिसे हम मोटे तौर पे कहते हैं जॉब एनालिसिस, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सदाबहार टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर सेट, लास्ट एग्जाम में भी सेट पूछा गया था, है ना, सेट ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। फिर एटीट्यूड, करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, सक्सेशन प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल 11 से, सॉरी यूनिट 11 से। फिर यूनिट 12 आ जाती है ह्यूमन इंप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको बिहेवियर थ्योरी, साइक्लो एनालिटिकल थ्योरीज आपको पढ़ना है, सेल्फ कंसेप्ट सब पढ़ना है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, 100% पूछा जाने वाला एक टॉपिक है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। और मोटिवेशन थ्योरीज में आपको टेलर, मायो, मैस्लो, तो आप यहां पे मैस्लो हायरार्की पढ़ लीजिएगा, हेजरबर्ग की आप 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आप यहां पे डाइवर्सिटी एंड जेंडर इशू ये पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो 3 यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। अब इसके बाद यूनिट नंबर 13 एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, सिर्फ 2 चीज, कंपनसेशन थ्योरी और जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक, जो आपने जॉब एनालिसिस में पढ़ा था। 3rd पॉइंट जॉब इवैल्यूएशन, उसकी टेक्निक यहाँ पे दी गई है, थोड़ा विस्तृत दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर आप क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अप्रेजल मेथड, 2 जो मॉडर्न है, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके जो ओल्ड मेथड है और जो मॉडर्न मेथड है, इनमें डिफरेंस भी पूछता है कि कौन सा इसमें मॉडर्न मेथड का पार्ट है, कौन सा ओल्ड मेथड का है। तो एक बार बस ऊपर ऊपर से वो नाम पढ़ लीजिएगा जो मॉडर्न मेथड में 4 से 5, और इसके अलावा जो ओल्ड मेथड थे वो भी एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है, बस नाम पढ़ना है।
फिर आ जाता है कंपटेंसी मैपिंग और असेसमेंट सेंटर। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 15 में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मीनिंग एंड टाइप एंड रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या रीजन क्या क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, और हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। बस यही 4 पॉइंट में आपका पूरा यूनिट समाया हुआ है। एक चीज और यहां पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भूल गया, यहां पे आप एक चीज और देख लीजिएगा, जोहारी विंडो। जोहारी विंडो, जोहारी विंडो पढ़ लीजिएगा। ये भी एक सदाबहार, जोहारी विंडो सदाबहार टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 100% पूछता है। एरिना डार्कनेस है ना, इन सबसे एक क्वेश्चन आता है। तो 4 पार्ट होते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी है। जोहारी विंडो जरूर देख लीजिएगा। फिर आ जाता है 16 एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एचआरएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एचआरआईएस और एचआरएम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपसे पूछता है, और ईएचआरएम का मतलब। तो जो आज आप एचआरएम देखते हैं, एचआरआईएस देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वही ईएचआरएम है। तो जब आप ये दोनों पढ़ोगे तो ईएचआरएम को अपने आप कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मॉड्यूल बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल सी हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट, यानी ये फिर एक ऐसी यूनिट आ गई जो कि आपकी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी बेस्ड यूनिट है, जो कि आपसे न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो यहां पे सबसे पहले क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें, यूनिट नंबर 17 ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। पूरी यूनिट थ्योरी बेस्ड है, ये पूरी यूनिट थ्योरी बेस्ड है, जिसमें कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ना है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है पीएसएल के रिगार्डिंग, पीएसएल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। एमएसएमई को टारगेट कर लीजिएगा। और एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, तो प्रोविजनिंग से क्वेश्चन आएगा। एसेट्स क्लासिफिकेशन आप जानते हैं, एनपीए की जो कैटेगरीज होती हैं उनको समझना है, वहां से ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 18 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे बैलेंस शीट से रिगार्डिंग आपसे बातें पूछी जाएंगी। और कंपोनेंट यहाँ पे पूछा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनमें से कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा नहीं है। सो कंपोनेंट एंड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन की आइटम्स और फॉर्मेट, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो फॉर्मेट अलाउड किया गया वो फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस आपसे पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यहां से न्यूमेरिकल 100% आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड केस स्टडी भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? केस स्टडी भी मिल सकती है। सो आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रीडिस्काउंटिंग, ट्रेड्स आपको पढ़ना है, ट्रेड्स 100% पूछता है, फोर फिएटिंग पूछता है, फैक्टरिंग पूछता है। तो 4 टॉपिक यहां से पढ़ने हैं सिर्फ। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रीडिस्काउंटिंग, ट्रेड्स क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, फैक्टरिंग क्या है, और फोर फिएटिंग क्या है। ठीक है दोस्तों। टर्म लोन, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल कम पूछता है, सबसे ज्यादा वो न्यूमेरिकल पूछता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से। ठीक है, लेकिन ये आपका थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। थ्योरी तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिफर्ड पेमेंट गारंटी है। ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट अप्रेजल है, और टाइप एंड प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट आपसे पूछा जाएगा। फिर यूनिट 21 क्रेडिट डिलीवरी की बात करें, थर्ड पार्टी गारंटी, सिक्योरिटी पोजीशन और कंसोर्टियम, लेंडिंग एंड सिंडिकेशन। कंसोर्टियम और सिंडिकेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका मॉड्यूल सी के कितने 3 और 2 5 इंपॉर्टेंट यूनिट हो चुकी हैं। साथ ही साथ क्रेडिट कंट्रोल से आपसे क्वेश्चन पूछता है, टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। फिर रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिएगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, छोटी यूनिट है, बड़ी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। और इसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल रेटिंग, यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स एंड कंसर्न, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन आपसे पूछता है, स्ट्रेस एसेट्स के रिगार्डिंग, एनपीए, बिलफुल डिफॉल्टर आदि चीजें आप जानते हैं। और यहां से डीआरटी, सरफेसी एक्ट और राइट ऑफ पूछता है आपसे। ठीक है दोस्तों। री सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर आईबीसी, थोड़ी बड़ी यूनिट है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी का सबब नहीं है। आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे समझ में आता जाएगा। एप्लीकेबिलिटी और लीगल एलिमेंट्स, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसे आप CIRP कहते हैं। CIRP आपसे पूछता है, CIRP आपसे पूछता है एग्जाम में। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 26 कंप्लायंस फंक्शन। कंप्लायंस फंक्शन मॉड्यूल डी पे आ गए हम लोग। मॉड्यूल डी पे कंप्लायंस फंक्शन, प्रिंसिपल प्रोसेस, प्रोसीजर्स, रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, CCO बहुत इंपॉर्टेंट होगा। CCO से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। ठीक है दोस्तों।
कंप्लायंस ऑडिट में अगर आप देखेंगे तो ऑडिट कमिटी क्या होती है, हेड इंटरनल ऑडिट, HIA आप नहीं छोड़िएगा, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ये छोड़िएगा मत, यहां से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 28 कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, है ना, यहां पे आपको COO BOD ऑडिट कमिटी, ये आपसे पूछा इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कंप्लायंस स्ट्रक्चर की बात करता है और इंटरनल कंट्रोल की बात करता है। फिर यूनिट नंबर 29 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशू, कंप्लायंस इशू का आइडेंटिफिकेशन और उसकी जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म है या क्रेडिट ऑडिट है, ये आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। GRC फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, GRC फ्रेमवर्क और विसिल ब्लोअर पॉलिसी, बस ये 2 पॉइंट पढ़ने इस यूनिट में। कंप्लायंस कल्चर एंड GRC फ्रेमवर्क में सिर्फ 2 बातें पढ़नी है, GRC फ्रेमवर्क और विसिल ब्लोअर पॉलिसी, क्वेश्चन सदाबहार 100% वाले हैं। और फिर लास्ट यूनिट है कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CEO इन NBFC। तो यहां पे आप स्केल बेस्ड रेगुलेशंस को आप पढ़ेंगे NBFC में। और आप अगर CEO की बात करें, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की, CCO की बात करें, तो सेम ही गाइडलाइंस हैं जो ऊपर हैं, बस थोड़ा सा आपको देखना है एक बार, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बस पढ़ते समय आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। हाउ टू प्रायोरिटाइज ABM मॉड्यूल्स, तो आपको 2 प्रकार के मॉड्यूल दिए गए हैं चारों मॉड्यूल में। जो पहला मॉड्यूल है जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और जो तीसरा मॉड्यूल है जिसे हम क्या कहते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट, वो भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बेस्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे आप पहले पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, A और C को एक साथ पढ़िएगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेटिव माइंड चलेगा, और B और D को एक साथ तैयार करिएगा क्योंकि यहाँ थ्योरी बेस्ड माइंड चलेगा, कंसेप्ट को आपको पढ़ना होगा। ये आपका, आप इसे पहले पढ़ सकते हैं, इसे पहले पढ़ सकते हैं। अब एक और पॉइंट, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, शायद उन्होंने पहले अभी तक नहीं देखा हो। तो आपके पास 4 मॉड्यूल है, A B C और D। अब आप इनमें से कम 3 मॉड्यूल तो कोई भी कवर कर ही लीजिएगा, चाहे B C D कर लीजिएगा, चाहे A B C कर लीजिएगा, चाहे B C D कर लीजिएगा, और चाहे आप क्या कर लेंगे दोस्तों, CDA कर लीजिएगा, चाहे आप CDA कर लीजिएगा, चाहे ABC कर लीजिएगा, और चाहे BCD कर लीजिएगा, चाहे DAB कर लीजिएगा। मतलब कुल मिला के कम से कम इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। जो लास्ट मतलब समय पे प्रिपरेशन कर रहा हो, जिन्होंने पहले भी पढ़ा है, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप चारों मॉड्यूल पे टॉपिक वाइज जाइए जैसे मैंने आपको बताया है। और जो बाद में तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास थोड़ा भी समय है, वो समय दे पा रहे, तो उनके लिए भी सलाह है कि चारों मॉड्यूल पे जाइए। सबका इक्विवेलेंट जो वेटेज है वो लगभग बराबर ही है ना। 1-2% के चक्कर में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सो अपना सिलेबस पढ़िए। रीजन सिर्फ ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी वर्किंग में भी वो सब चीजें अडॉप्ट हो जाती हैं जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करती हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं आपको और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा। सो आसान है, आराम से पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास लगभग 24 तारीख को पेपर है अपना, 24 तारीख 24 नवंबर को पेपर है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स पर्याप्त समय है जहां पे आप पढ़ सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी मॉड्यूल वाइज, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों हमारे साथ। और आप अपने डाउट्स एग्जाम के टाइम पे जब आप पढ़ रहे होंगे, आपके पास डाउट आएंगे, तो आपको वेट नहीं करना, आप यहाँ पे शेयर करिए डाउट, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, और हैप्पी दिवाली भी चल रही है दोस्तों। JIB CIB वाला आपको हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं तो दे ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपके लिए बेस्ट ऑफर भी है ना। तो दिवाली ऑफर है, गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप दिवाली कूपन कोड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सो आपके लिए जो हमारा CAIB का महापैक है उसकी कॉस्ट भी लिस्ट कर दी गई है, और एडिशनल 20% डिस्काउंट के लिए आपको दिवाली कोड भी यूज करना है, तो डबल बेनिफिट है ना। सो दिवाली सबकी हैप्पी होनी चाहिए, प्रिपरेशन के साथ भी हैप्पी रहे, यही हमारी मनोकामना है और टीम PW की भी मनोकामना है। सो बेस्ट स्ट्रेटजी को यूज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, और लीस्ट समय में मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिए बट सक्सेस के साथ।